सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद है श्याम सर, जिसे कि आज तक आप लोगों ने सिर्फ इंटरव्यू लेते हुए देखे होंगे। लगभग हम जैसे 50-100 स्टूडेंट की इंटरव्यू अभी तक ले चुके होंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज बहुत ही एक्साइटिंग सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज कटघरे में श्याम जी खुद हैं और आज का इसका इंटरव्यू हम कर रहे हैं। और ये सेशन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है इस नज़रिए से भी, क्योंकि आज तक हमारे जैसे और हमारे से अच्छे अच्छे बच्चों के काफ़ी इंटरव्यू श्याम सर ले चुके हैं। तो ये उन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किए होंगे जो आज आप लोग के साथ शेयर भी किया जाएगा। और साथ ही साथ आज तक इन्होंने हम जैसे कई स्टूडेंट्स के जनरे आपके साथ शेयर किए होंगे, बट इस वीडियोस के माध्यम से श्याम जी अपनी जनरे के बारे में भी आपको बताएंगे। और अभी तक की जो एक्सपीरियंस, स्वाभाविक सी बात है कि एक्सपीरियंस समय के साथ आती है, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है श्याम जी आप सभी का, और कैसा लग रहा है आज आपको पहली बार इंटरव्यू देते हुए? सबसे पहले तो ये मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि बताया नहीं गया था कि मुझे ऐसा कुछ होने वाला है। आलोक जी, चंदन जी और जो कि आपके टॉपर हैं, और आकाश, ये तीनों मिलने के लिए मुझे बुलाया कि बहुत दिन हो गया मिलने आए, और उन्होंने मुझे बिठा लिया कि चलो पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था और मैं वीडियो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सजेशन दे पाऊँ। तो जो भी क्वेश्चन है आलोक जी का बेटर वे में मैं चाहूँगा कि आंसर इसको दे पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या कि श्याम जी अभी तक बहुत सारे, मतलब आपने देखा भी होगा चारबुक चैनल्स पे जब भी आप विजिट करते होंगे। मैं भी जब स्टूडेंट था, मैं पर्सनली आज बताऊँ, जब भी मैं मेंस का तैयारी कर रहा था तो मैं उस चैनल पे ज्वाइन किया था चारबुक के टाइम में। पता नहीं था कि सफ़र यहाँ तक पहुँच जाएगी कि उस चैनल पे इंटरव्यू देंगे और फिर उस चैनल के डायरेक्टर आज हमारे साथ बैठे होंगे। तो चीज़ें बदलती हैं समय के साथ और बदली भी। बट कहना यह है कि हम अगर इंटरव्यू अपना दिए या अपनी बातें रखें तो वो सिर्फ मेरी इंडिविजुअल बातें थी, बट हमारे ऐसे कई बच्चों के लगभग 50 से 100 बच्चों के इंटरव्यू आप ले चुके हैं अभी तक। तो उन सबसे जो कलेक्टिव आइडिया निकलता है, हो सकता है वो काफ़ी प्रेशर बच्चों के लिए मतलब बहुत लाभदायी साबित हो सकता है। तो इसीलिए मेरा काफ़ी दिन से मन था कि चलिए इंडिविजुअल टॉपर्स के तो इंटरव्यू आते ही रहते हैं, एक टॉपर से हट के आप भी अभी दिल्ली CPWD में अपनी सर्विस दे रहे हैं, आपके साथ साथ चलिए हम भी है। एक तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आपके साथ हम सर्विस दे रहे हैं। तो इसी रिगार्डिंग कुछ कुछ बातें हैं जो हमारी अपने से भी रिलेटेड रहेंगी। साथ ही साथ जो बच्चे SSC 2024 में आने वाले हैं या जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं आगे चल के, उन सभी के लिए भी कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ें जो जॉब में आने के बाद हर किसी से पूछा जाता है और पूछना भी चाहिए कि जॉब में आने से पहले भी आप मतलब बीटेक किए और फिर उसके बाद कुछ समय तक काफ़ी जगह मतलब अपना एक्सपीरियंस गेन करते रहे चीज़ों से। तो जॉब में आने से पहले और बाद चीज़ें कितनी डिफरेंट होती है और कैसा फील हो रहा है पर्सनली जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आए थे और इससे पहले जब आप एज ए स्टूडेंट मतलब फील्ड में थे, तो कैसा फील हो रहा है, इस दोनों चीज़ के बारे में आप बताएंगे? तो जैसे जॉब से पहले तो आप लोग को मेन तो मेरा लगता है कि लोग का खुद का नजरिया जो होता है अलग होता है। आप खुद में थोड़ा वीक फील कर रहे होते हैं कि मेरा जॉब नहीं, कॉन्फिडेंस लो रहता है अपने आप में। बिल्कुल। और जैसे ही आपका जॉब हो जाता है वही कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे आता है। अक्सर सुनते हैं कि किसी भी बंदे का या फिर किसी भी कैंडिडेट का एक एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर हुआ तो 3-4 एग्जाम कंटिन्यूसली उसका निकलते जाता है। तो उसका मेन रीजन ये होता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं उस टाइम, और आपको लगता है कि मैं ये निकाल सकता हूँ तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। तो उसकी वजह से आपका एक पढ़ने का भी जो सैलरी है वो चेंज होता है। बाकी मुझे लगता है कि खास करके जो मोटिव होता है लोगों का कि अगर जॉब करेंगे तो क्या होगा, जैसे गाना भी है कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, सब लोग सुनते हैं, हमने भी सुना तो ऐसा कुछ लोगों को फील होता है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस वैसा आता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपके हाथ में पैसे आने स्टार्ट होते हैं हर मंथ के एंड में, तो कुछ वैसा लाइफस्टाइल भी आपका चेंज होगा। आपके पास पहले आप छोटी छोटी चीजों को कट आउट करना चाहते हैं कि हाँ ये यहाँ पे पैसे बचा ले, वहाँ पे पैसे बचा ले, क्योंकि एज ए स्टूडेंट बहुत सारी दिक्कतों का, खासकर मेन तो इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे पैसे की दिक्कत होती है उसे हम लोग बहुत झेलते हैं। मैं खुद अपनी बताऊं तो मैं पहले जब स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा होता था कि कॉपी भी खरीदने जाता था, पहले इसको जस्टिफाई करता था कि ये रफ कॉपी है तो मैं इतनी महंगी नहीं ले सकता हूँ, ब्लैक पेज वाली रफ कॉपी चाहिए, अगर फेयर है तो व्हाइट रहे, तो थोड़ी उसमें पैसे लगाना उचित है।
अब ऐसा जॉब के बाद चीजें थोड़ी चेंज हुई है बिल्कुल, अब और एक्चुअली होती भी है, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में 4200 ग्रेड पे जब आप आते हैं और ग्रुप बी ऑफिसर के पोस्ट पे आते हैं तो दैट्स ग्रेट, ये अच्छी चीजें हैं कि आप इस जगह पे आ सकते हैं। तो एक्चुअली सीधी सी बात है कि जॉब में आने के बाद चीजें बहुत बदल जाती है, लेकिन इस चीजों को अपने आप में मतलब मैनेज करना सबसे बड़ी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आप क्या थे और आने के बाद बिल्कुल बदल जाना, वो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता और खुद में भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए ये तो शायद काफी सही है कि जॉब में चीजें बदली है, लेकिन जो बच्चे आज से 40-45 दिन बाद 5-6-7 जून को एग्जाम में बैठने वाले हैं, इस बार बैठेंगे एसएससी जेईई 2024 में और उनके पास अभी इतने दिन बचे हुए हैं, उन सभी के लिए आपका क्या सजेशन रहना चाहता है? मैं मानता हूं कि मेरे से या अलग अलग इंडिविजुअल से आपका नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आप हमारे जैसे लोग कई बच्चों से, मैंने बार बार बता रहा हूँ, आप हमारे से कई बच्चों से ये आइडिया कलेक्ट किए होंगे, तो आपका विचार हो सकता है हम सबसे कहीं और बेहतर हो। तो आप थोड़ा इसे विस्तार में बताएं कि उन स्टूडेंट को भी क्या करना चाहिए जिन्हें 40-50 दिन बचे हैं टेक्निकल के लिए, नॉन टेक के, चाहे वो बच्चे किसी भी ब्रांच से हो। एक कलेक्टिव आइडिया हम आपसे जानना चाहेंगे। तो मेन जो मेरा मानना है कि पढ़ाई तो सबको ही करता है, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए मैं आज नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, और ये इसके बाद वाइटल है भी, बार बार सबने बोला भी है। अब सबका अपना अपना नजरिया होता है कैसे करना है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से जो लगता है वो है कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं इससे पहले मेरा ऑलमोस्ट मेरा क्लियर हो चुका था एग्जाम, बट कुछ रीजन की वजह से नहीं हुआ। तो उस एग्जाम के बाद मेरा इस बार जो मैंने 2022 में जो एग्जाम दिया उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया था, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे पता था कि मेरा एग्जाम क्लियर है, तो इस रूप से मैं एग्जाम दे रहा था और उसके साथ साथ मैं यूट्यूब भी कर रहा था, बिकॉज ऑफ कि मुझे पता था कि मेरा निकलने वाला है। ये कॉन्फिडेंस आया था। यूट्यूब एग्जाम से काफी पहले से मतलब बहुत हाँ। टॉपर्स के इंटरव्यू होने लगे थे और इस सेक्टर में आप आ चुके थे, तो ये कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा चीज है। तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है तो उस एंगल से आप पढ़ना चालू करते हैं, और जितना ज्यादा आप चाहते हैं कि हाँ मैं इन चीजों पे ध्यान दूंगा, आप उधर फोकस कर पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम टाइम में फोकस रहते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है मैं उसको सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं होता, कभी कभी हम पेपर देने जाते हैं, आप लोग सब लोग ऐसा मतलब कि फील कर चुके होंगे कि एग्जाम हॉल में अलग ही प्रेशर होता है और टेस्ट सीरीज के टाइम अलग प्रेशर होता है। मतलब वहां पे आपको लगता है कि ये तो दे रहे हैं, छोड़ भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जब रूम पे बैठ के हम लोग टेक्स्ट बुक पे सेट लगाते हैं तो सच में हमारा माइंड से ये प्रेशर नहीं झेल रहा होता उस समय, क्योंकि वो माहौल बहुत लाइट होता है। बट जिस तरह से हम वो 1000 स्टूडेंट के बीच में एग्जाम हॉल में एंट्री करते हैं तो माहौल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। क्वेश्चंस वही है जो हमारे टेस्ट सीरीज में आते थे, लेकिन हमारा सोचने का नजरिया उस समय अचानक से बदल जाता है। तो इस चीजों को हैंडल करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाए, अडेप्ट कर पाए और अपने आप को बहुत लाइट फील करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि कोई भी एग्जाम दीजिए, कॉन्फिडेंट फील कीजिए और सोचिए कि एग्जाम पेपर में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, और वहां कुछ नहीं, वहां सिर्फ सोच के जाइए जिस दिन भी एग्जाम होगा आप लोग का, ये सोच के जाना है कि मैंने अपनी पूरी 100% तैयारी जो भी करनी थी मैं करके आया हूँ। जो क्वेश्चन हो उस पर फोकस करिए। मेरे साथ मैं बता रहा हूँ, पिछले साल का एक मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। एग्जाम हॉल में कैसा हुआ था कि पेपर थोड़ा हमारा टफ आ गया था, ठीक है। एसएससी जेईई 2000 ये 22 वाला 16 तारीख को था, 16 नवंबर का सबसे 16 नवंबर, मेरा भी 16 नवंबर ही था। सबसे टफ पेपर वही था, ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चन मशीन के क्वेश्चन बहुत कम थे। बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने पेपर स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं स्लो हो रहा हूँ, मतलब स्लो फील होने लगा। तो मैंने उसको पहले रियलाइज किया कि मैं वीक नहीं हूँ, ये पेपर टफ है तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही हूँ। तो आपको वहां पे जस्टिफाई करना है कि मैं सही हूँ, वैसे ही करना है। ओवरऑल अपने पर भरोसा रखना है कि मैं ये मतलब गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक हूँ। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि पेपर देने के बाद जब आंसर की आता है तो वो देखते लगता है यार ये तो मेरा निकला हुआ था, एग्जाम कैसे रहेगा, ये सब सारी जो हाँ मतलब मिस्टेक्स तो रियलाइज बाद में होती है, अरे यार ये तो मतलब नॉर्मल हो सकता था, क्या पता नहीं। तो इस चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। देखिए एग्जाम हॉल का सबसे बड़ी चीज है ना, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सिलेक्टेड हैं वो बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आपसे बहुत अच्छे बच्चे अभी भी फील्ड में तैयारी कर सकते हैं। वो हो सकता है कि वो एग्जाम के 2 घंटे के ड्यूरेशन को हमने अपने थोड़े अच्छे से हैंडल कर दिया, प्रेशर को हैंडल कर दिया, तो आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो करें भी। लेकिन श्याम जी सबसे मजे की बात तो ये है कि आप आज से नहीं लगभग 2 साल से हम जैसे और एयर 1 2 बार 3 बार उसका इंटरव्यू ले चुके हैं। कैसा लगता है जब आप मतलब स्टूडेंट से उसकी स्ट्रेटजी जानते हैं,
आप भी 2022 में एज ए स्टूडेंट अपियर हुए थे, लेकिन एज ए मेंटर भी आप कई बच्चों के ऐसे एज लाइक मी, मेरे जैसे काफी बच्चों का आप मेंटर भी थे उस ग्रुप में, कि हम उस चैनल पे जाकर देखते थे स्ट्रेटजी की बच्चों के क्या होता है। तो कभी कभी अच्छा फील होता होगा अपने आप में, या कभी ग्रेट भी लगता होगा कि चलो मेरे इंटरव्यू की वजह से 1% ही सही, लेकिन लड़कों में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिवनेस या कुछ फायदे हुआ। तो ये फीलिंग कैसी होती है? एक्चुअली ये फीलिंग हमने आज तक फील नहीं की है, तो मैं आपसे ये अनुभव जानना चाहूंगा। मेरा हमेशा से ये पर्सपेक्टिव रहा है कि कुछ मैं पॉजिटिव जो ऑडियंस को दे सकूं। जैसे कि मैंने हमेशा, जैसे 3 साल मैंने प्रिपरेशन अच्छे से करी है और यूट्यूब को पूरा खंगाल रखा है, तो उस टाइम मुझे जो जो चीज़ मिसिंग लग रही थी कि अगर जैसे कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, खास करके अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो आप लोग फील कर रहे होंगे कि क्या क्या कमी हम लोग को महसूस होती है कि मार्केट में कोई मटेरियल ना हो, कोई ऐसा गाइडेंस देने वाला ना हो। तो वो चीज़ों को मैंने ज़्यादा कोशिश किया कि उसको रेक्टिफाई करूँ। बाकी फीलिंग तो अलग चीज़ है कि कैसा फील हो रहा है उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि इंटरव्यू लेने से कैसा फील हो रहा है। बाकी मुझे ऐसा लगा है कि मुझ में कोई कमी नहीं, ये मैंने इंटरव्यू से सीखा है। जितने भी मैंने इंटरव्यू लिया मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझ में कोई कमी नहीं है। तो सिमिलरली मैं जानता हूँ कि जो टॉप 1000 या 2000 के जो बच्चे होते हैं जिनका रैंक उसके आसपास आता है, आप सेलेक्ट नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट ईयर नहीं हुआ, बट आप लोग काफी अच्छे हो और आप लोग इस साल निकाल सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बस इफेक्ट क्या, मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर आप लोग वो 2 घंटा, जो कि आलोक जी पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, 2 घंटा प्री का और 2 घंटा मेंस का, ये अच्छे से निकाल लो और कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी भी चीज की नीड नहीं है। बाकी आप लोग रिविजन कर ही रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो पढ़ाई छोड़ देना है, ऐसी वो नहीं करना है, पढ़ाई करना है, बट 2 घंटे अच्छे से निकालने के लिए वो माइंडसेट आपका होना चाहिए। और ये मैं आपको बता भी दूं, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत कम रहा है इस फील्ड में, लेकिन 2 चीजें जो अभी तक श्याम जी ने काफी गौर करने वाली बात की। सबसे पहला कि एग्जाम हॉल का प्रेशर हैंडल करना, वो आपका एग्जाम निकलने में आई थिंक 20 to 30% सिर्फ वो पार्टिसिपेट करता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। आप अगर आपका लाइट रहेगा एग्जाम हॉल में, अगर आप लाइटली लेंगे तो चीजों का आप बेहतर सिली मिस्टेक से बच पाएंगे। दूसरी चीजें बोला ना कि बच्चे जो भी 1000 रैंक तक भी आ रहे हैं, कंपटीशन की यही एक बहुत बड़ी खासियत है। मैं आपको बता दूं, अगर इस बार 100 सीट है फॉर एग्जांपल, तो 101 रैंक आने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर अगली बार 200 सीट आती है तो 201 रैंक वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि 101 रैंक वाले बच्चे बेहतर है 200 रैंक वाले से। तो कंपटीशन है, यहाँ आपका रैंक आपके मेरिट को डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि इस बार जो बच्चे फेल थे वो इसके बार काफी अच्छे सिलेक्टेड स्टूडेंट हो गए। तो ये चीज को अपने आप से माइंड हटा के रखिए, अगर आप इस फील्ड में लगे हैं तो आज ना कल दिन आपका होना है, मेरिट लिस्ट में नाम आना ही है। जैसा कि आपके बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी हो भी चुके होंगे, हो भी रहे होंगे, किसी दिन आपका भी वो नंबर आएगा। तो ये चीजों का आप लोग काफी नोट हो। काफी सारे वीडियोस में तो पढ़ाई की स्ट्रेटजी आप लोगों ने बार बार बहुत देखी भी होगी। आजकल तो ऐसा हो चुका है कि स्टूडेंट से ज्यादा मोटिवेशनल ये हो चुके हैं, इसीलिए वीडियोस काफी हटके थी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए मेंटर आप अपने मतलब इस समय तक के जर्नी को आप शेयर कर रहे हैं बच्चों लोग के साथ। तो सच में ये काफी मेरे लिए भी काफी प्राउड मोमेंट है कि मैं आपका इंटरव्यू पर्सनल ले पा रहा हूँ, क्योंकि एक समय था जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, मतलब लाइफ का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाइक यूट्यूब पे मैं देने वाला था, तो वो आपका ही चैनल था। खैर उसके लिए भी अभी तक मैं उस चीज का ग्रेटफुल हूँ आपका। चलिए मैं आपसे ये तो पूछना चाहूंगा कि अब आप डिपार्टमेंट में भी आ चुके हैं, यानी आप सिस्टम का भी हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ आने के बाद और आने से पहले जो एक चीज दिमाग में रहती है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एक ही सीट एलिजिबल है, फिर सिविल वाले बच्चों का क्या सीन है कि बहुत कम कटअप पे हो जा रहे हैं, फिर उसका वर्क लाइफ किस तरह से चीजें, तो इन चीजों के बीच में आप मैनेजमेंट कैसा देखते हैं कि पहले लगता था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक सीट पे किस तरह से वर्क करेंगे, बट अब हम लोग सिस्टम का हिस्सा है, तो अब उस चीज को अंदर से समझ रहे हैं। तो क्या उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो सिलेक्शन से पहले ये चीज सोचते हैं कि मतलब ब्रांच डिफरेंट ब्रांच को लेके क्या ये सिनेरियो है आपका, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप शेयर करेगा? देखिए सिविल का तो एक अलग ही डिपार्टमेंट है, उसमें तो कोई लोग को उसमें कोई डाउट नहीं होगा। मेन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को लेकर डाउट एक ही सीट एलिजिबल होते हैं। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कैसा है कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल का काम है, जो कि 100% ट्रू नहीं है। क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद मुझे समझ में आया कि जो 30 to 40% वर्क है मैकेनिकल का भी है, जैसे कि HVAC हो गया और लिफ्ट हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैकेनिकल के भी हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड वर्क है वो, ठीक है। तो उसमें मैकेनिकल का रोल है। मैं पूरी तरह से ये नहीं नकारूंगा कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल आ जाए तो काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और मेन जो काम यहाँ है, यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ वो सुपरवाइजरी जॉब है ये,
तरह से आपको मॉनिटर करना है कि सारी चीजें अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। एज पर नॉर्म्स चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आके आपको जो 3-4 पुस्तकें जो मिल रही हैं वो उनके अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ के उसके अकॉर्डिंग काम करवा रहे हैं तो आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आप अपना काम करवा सकते हैं। यानी ओवरऑल सामने वाले ऑडियंस के लिए बात कमोबेश बात यही है कि जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आप एज ए स्टूडेंट सोचे कि किसी तरह इस दरवाजे को क्रॉस कर डालें। आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल के काम को कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज का टेंशन अभी नहीं लेना है। आप डिपार्टमेंट में आप जाइए, डिपार्टमेंट आपको सीखने के लिए पर्याप्त समय देती है। आप मैकेनिकल से तो इलेक्ट्रिकल सीख बैठेंगे, इलेक्ट्रिकल से तो मैकेनिकल सीख बैठेंगे, डजंट मैटर। लेकिन जब तक आप कैमरे के उस पार बैठे हुए हैं, एज ए स्टूडेंट हैं, तो आपका मोटो होना चाहिए किसी तरह से डिपार्टमेंट में एंट्री कर जाए। सिविल वालों के लिए तो कुछ कहना नहीं है, क्योंकि उनका तो फिक्स एक पैटर्न है कि एग्जाम भी सिविल का, वर्क भी सिविल का होने वाला है। ये सवाल थोड़ा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए रिलेटेबल था। तो ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा, ट्रेनिंग काफी अच्छी हो रही है। हाँ, ये चीज तो मैं पूछूंगा, ये चीज मैं पूछूंगा आपसे कि अभी तक प्रिपेयर करके रखा है क्वेश्चन प्रॉपर। देखिए, तैयारी अच्छी है, ये चीज तो हमारे अंदर थी कि तैयारी मैंने अच्छी करके रखी है। आपने पहले मुझे नहीं बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो फिर मजा नहीं आता ना। वो एक सरप्राइज मोमेंट का बात ही अलग होता है। अगर पहले से स्क्रिप्टेड सेशन हो जाए तो फिर वो मजा नहीं रहता है, क्योंकि हमने भी बहुत इंटरव्यू देखे हैं ना, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का मजा उतना नहीं रहता है। इसीलिए चीजों को सामने से बात करें, थोड़ी ना हमें ये मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि बेस्ट इंटरव्यू हो। हमारा सेशन ऐसा हो कि सामने वाले बच्चे इंटरेक्ट कर पाए कि ये तो हमारी बात है या हमसे बातें हो रही है। इसीलिए ये कुछ पहले से कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था। मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब जब आप सिस्टम का हिस्सा बन गए, अब तो हमारी ट्रेनिंग के 4 महीने गुजर चुके हैं। दिसंबर में हम लोग ज्वाइन किए हैं और ये अप्रैल, मिड अप्रैल आ चुका है। तो काफी बच्चे बोलते हैं सर ट्रेनिंग को लेके, ट्रेनिंग कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो अब हम उन चीजों को तो ब्लॉग के माध्यम से दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारा प्रोफेशन उससे बहुत डिफरेंट है और वो हमें करना ही थोड़ा और लगता है, जो बात रहे। तो आप उसे कैसे शब्दों में बयां करेंगे, क्योंकि क्लासरूम ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग, वो इंजॉयमेंट के साथ साथ सीखने का नजरिया, वो इस चीजों का आप एक कलेक्टिव वे में थोड़ा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि कुछ बच्चे इन सब चीजों से भी मोटिवेशन लेते हैं कि काश मैं वहां पे होता। तो आप एक ट्रेनिंग के दरमियान कोई 4 महीने को समेट के अगर बताना चाहें हमारे दोस्तों के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग कैसे होता है। तो हमारे CPWD में 2 फेज में ट्रेनिंग को बांटा गया है। फर्स्ट है आपका क्लासरूम ट्रेनिंग और सेकंड है आपका फील्ड ट्रेनिंग। तो क्लासरूम ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में होता है, पहले ऐसा हुआ करता था कि कम बच्चे होते थे तो स्टार्टिंग में सारे क्लासरूम ट्रेनिंग करा दिए, बाद में फील्ड। तो आपका बैच बदल मतलब कि बहुत सारे बैच बना के आपको कैसे भी कराया जा सकता है, बट ये दोनों चीज 6 महीने यानी कि 26 वीक में कंप्लीट करा दी जाएंगे। तो क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको सारी चीजों से अवगत कराया जाएगा, जिन जिन चीजों से आपको पूरे ट्रेनिंग में यानी कि जितने भी सर्विस पीरियड में आपको एडमिनिस्ट्रेटर वर्क यानी कि प्रशासनिक काम जो होता है, आपकी छुट्टी से, आपकी प्रमोशन से, आपके मतलब कागजी वर्क की बात है क्लासरूम ट्रेनिंग में। आपको बाबू का काम, बाबू मतलब LDC का वर्क से लेके आपको एक्शन के वर्क तक सब कुछ सिखाया जाएगा। यहाँ तक कि सर्कल में क्या काम होता है वो भी आपको दिखाया जाएगा। आप छुट्टी कैसे अवेल कर सकते हैं, आप घूमने कैसे जा सकते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा। आपकी सैलरी कैसे बन के आ रही है, A to Z आपसे रिलेटेड जो भी चीज है आपको बताई जाएंगी। फिर फील्ड में होती है कि फील्ड में मोस्टली क्या होता है कि चीजें जो भी वहाँ पे जो मेंटर होते हैं वो उनको अलॉट किया जाता है, देखते हैं। हाँ, पहले उनको अलॉट किया जाता है कि आपको कहीं किसी भी साइट पे भेजा जाएगा, वहां पे आपको खुद जाके सीखना है। वहां पे आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां आपको जाके खुद सीखना है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं जो मैंने क्लासरूम में पढ़ी है वो कैसे प्रोसेस हो रही है, उन चीज को सीखना है, ताकि 6 महीने बाद आप काफी कॉन्फिडेंट फील करो और पूरी लाइफ आप अच्छे से काम कर सको। यानी कि 6 महीने बाद जब आपको चार्ट मिले तो आप इस तरह से ना बिहेव कर रहे हो कि एज अ फ्रेशर, थोड़ी बहुत आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आप 4 महीने के बाद डिपार्टमेंट को 100% एफिशिएंसी से ना सही लेकिन 50-60% से तो उसके प्रोसीड कर ही पाए। तो ओवरऑल बात ये है कि चीजें खुद से यहाँ भी सीखनी होती है। क्लासरूम के बाद जब फील्ड ट्रेनिंग में चीजें सारे लगे हुए हैं, सिविल वाले सिविल वर्क को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस पर जो डाउट्स होते हैं अपने मेंटर से पूछते हैं, मेंटर डिसाइड रहता है और उसी तरह से चीजें, यानी ट्रेनिंग बिल्कुल स्मूथ चलती है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर या बर्डन कुछ भी ऐसा नहीं रहता, बहुत रिलैक्स जिंदगी है। अब देख के आपको तो पता चल ही रहा होगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है ट्रेनिंग की कि मुझे फील्ड ट्रेनिंग से ज्यादा अच्छी क्लासरूम लगी है अभी तक मैं एक्सपीरियंस। ये तो होता है कॉलेज वाले का। हाँ बिल्कुल, वो स्टार्टिंग में क्या लगेगा कि कैसे कटेगा समय, बड़ा डिसिप्लिन को लेके दिल्ली, खासकर दिल्ली में इस चीज का सीन रहता है। बट आधा टाइम जैसे बीते हम आपको लगेगा कि यही अच्छा है,
आपके इतने फ्रेंड्स बन जाएंगे और लाइफ टाइम वो आपको काम आएंगे। एक्चुअली मैं बताऊं तो हम लोग का भी जो ट्रेनिंग गाजियाबाद में हुआ था, स्टार्टिंग में काफी बोरिंग था, मतलब लग रहा था ये 6 हफ्ते भी काफी है, लेकिन जब जिस लास्ट वीक जब चल रहा था, सच में इमोशनल मोमेंट था यार। मतलब पता नहीं इतने सारे जेई एक जगह एक रूम में इकट्ठे होना, सबका एक्सपीरियंस और सिविल इलेक्ट्रिकल सब साथ में बैठे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि कोई जम्मू से, कोई यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, मतलब अलग अलग जगह से आते हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये सबसे अच्छी चीज है कि क्लासरूम ट्रेनिंग की, ये बहुत मिस करते हैं हम लोग भी। खैर बहरिया जिंदगी की चीजें हैं कि कुछ चीजें छूटती हैं, फिर आगे कुछ चीजें मिलती हैं। ये तो आना जाना अभी तक लगा ही रहा है। कॉलेज भी काफी छूटा तो दुख हुआ था, फिर काफी नए दोस्त बनते हैं, बिछड़ते हैं। ये चीज को मैंने अडॉप्ट कर लिया है कि लाइफ का ऐसे ये रोल है, कभी नया आएगा। तो पहले मैं काफी इमोशनल हो जाया करता था कि यार कुछ छूट रही है, कितना अच्छा था। बट अब इस चीजों के हम आदी हो चुके हैं कि ये छूटना, कल को ट्रांसफर हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, तो इस चीज से अवेयर रहना होता है। सबसे मतलब ये हमारा इंटरव्यू तो लंबा मैं नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा कि सैलरी जो कि अल्टीमेट सबका मोटो होता है, कमोबेश कोई ना बोले सामने से, बट ये हकीकत है कि गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले हमारा मोटो रहता है कि हमारी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि श्याम जी खुद अपने से बताएं कि जब आप एज अ जेई सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आते हैं, एसएससी जेई क्वालिफाई करके, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि एसएससी के सारे टॉपर्स का फर्स्ट चॉइस सीपीडब्ल्यूडी ही रहता है। तो ऐसा क्यों है डिपार्टमेंट में कि फर्स्ट चॉइस सीपीडब्ल्यूडी क्यों है? डिपार्टमेंट तो और है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज जो होती है कि जो लाइफस्टाइल सीपीडब्ल्यूडी आप लोगों को देती है, आपका जो पोस्टिंग होगा वो अच्छी सिटी में होगा। ये सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट होता है। और लोगों का होता है कि कल को आपकी शादी होगी तो आपके बच्चे होंगे, तो उनकी जो एजुकेशन वगैरह हो गई, वो सारी चीजें अच्छे से अवेल कर पाए। ऐसा नहीं हो कि सारी सुविधाएं, शौक सुविधाएं, और ये जो फैमिली के साथ रह सकें, फैमिली के साथ जो लाइफ आप एंजॉय करना चाहे, तो वो है सीपीडब्ल्यूडी में। ये चीज मैंने वर्क रियलाइज लाइफ बैलेंस जो है काफी अच्छी है। आप दिन भर जॉब करते हैं, बाकी टाइम आप घर पे आके एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो छुट्टी भी है काफी अच्छी छुट्टी है। और सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ऑफिसर वाली फीलिंग देती है, ऑफिसर वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल, अगर आप एक प्रमोशन ले लेते हैं तो फिर आप एक गैजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर अभी आप फर्स्ट टाइम रिक्रूट में, हम लोग ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट पे हैं, बट हमारी फर्स्ट प्रमोशन जब भी लगे आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स, देन हम लोग प्रमोट होके ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर। तो दैट्स अ प्राउड मोमेंट। खुद में भी लगता है कि चलो इस उम्र में मतलब एक गैजेटेड ऑफिसर के पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो और सैलरी की जहां तक बात रही, कि मैं खुद बता देना चाहता हूँ, सैलरी आपको इतनी मिलेगी यहाँ पे। बहरहाल सैलरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी डिक्लेयर है, काफी टेलीग्राम चैनल पे मैंने काफी बार शेयर भी किया है, आप लोग देखे होंगे। काफी ज्यादा अच्छी सैलरी है, रिस्पेक्टेड सैलरी है। हो सकता है आपके गांव में बाकी सभी को क्रॉस भी ना कर जाए, ये भी इस चीज की संभावना है। सैलरी अच्छी खासी है, यानी कि कमोबेश बात ऐसी है कि जब तक आप एज ए स्टूडेंट हैं, जब तक आप तैयारी के फेज में हैं, तो आपका मोटो बस इतना रहना चाहिए कि एग्जाम को किसी तरह से क्वालिफाई कर जाना है। डजंट मैटर कि आप सब्जेक्ट में स्पेशलाइज ना हो, मतलब पीएचडी होल्डर वाली बात नहीं हो, आप हर सब्जेक्ट में एवरेज हो, टेक के साथ साथ नॉन टेक में भी एवरेज हो, तो आप इजीली वे में सिलेक्ट ले पाएंगे। एक और फियर सबसे बड़ा, मैंने मतलब स्टूडेंट लाइफ में जो चीज ऑब्जर्व किया, मेरे साथ तो ये दिक्कत बहुत कम रही, बट बहुत बच्चों के साथ है कि वो माइंड से उसका ऐसा है कि हमने 3 साल 4 साल टेक्निकल पढ़ा है, तो फिर हम कैसे नॉन टेक में मूव करेंगे? ये जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब ये इस माइंडसेट से कैसे निकलना? क्योंकि आप भी जब 4 साल बीटेक किए होंगे तो नॉन टेक से काफी ज्यादा डिस्टेंस बना रहा होगा। मैं तो बताऊँ, मेरा पहला अटेम्प्ट ऐसा था कि मेरा 8 नंबर आया जीके जीएस में। बिल्कुल, और मैंने पढ़ाई नहीं किया था उसका, लेकिन मुझे लगा था मैं ये नहीं कर पाऊंगा। रीजनिंग और टेक्निकल पोर्शन है उसको बढ़िया से कर लिया था, बट मेरे हिसाब से सिर्फ वो करके जाना सफिशिएंट नहीं है। आपको जो नॉन टेक पोर्शन है उसको भी अच्छे से करके जाना जरूरी है, बिकॉज वहाँ से जो इजी पिकिंग मार्क्स हैं वहाँ से आप गैदर कर सकते। जैसे साइंस के क्वेश्चन हो गए, पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, वो अगर आप लोग गैदर कर लेंगे इजिली तो आप काफी आगे आ जाएंगे। 10-12 नंबर आप, और ये आपको रैंक बनाने में काम आएंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट में काम आएंगे। तो मतलब डिपार्टमेंट सेलेक्ट के बाद भी आप जोन अपने मन का चूज कर सकते हैं। जैसे ये भी बात है, हमारे ये नॉर्थ जोन में हमने सिलेक्ट किया, और ये भी आता है कि एक रैंक से लेके 232 आई थिंक 240 रैंक तक के सारे बच्चे, मैं अगर कुछ स्पेशल कैटेगरी को छोड़ दूं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मतलब इस तरह से हो,
तो जो भी टॉपर्स बच्चे हैं 95% बच्चे दिल्ली जोन प्रीफर किए हुए, यहाँ सिर्फ टॉपर्स ही पहुंचे हुए हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि आपका मोटो पेपर वन से ही होना चाहिए कि हर सेगमेंट में मेरा स्कोर अच्छा हो, ताकि ओवरऑल रिजल्ट हमारा बेहतर हो। और रिजल्ट बेहतर होगा तो चीज़ें वहाँ नहीं, आपका एग्जाम में अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो आप जोन मनपसंद का ले पाएंगे। और उससे भी बड़ी चीज़ तो आपने बताना भूल ही गया, मैं भी, कि जब आफ्टर सिलेक्शन आपकी सीनियरिटी लिस्ट भी प्रमोशन की बनेगी, वो भी आपके एसएससी की मेरिट लिस्ट होगी। यानी कि ये जो आप यहाँ मेरिट अभी गेन करेंगे वो आपको प्रमोशन में भी काफी हेल्प करने वाले हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, रैंक क्यों इंपोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर जोन सिलेक्शन बट आल्सो फॉर प्रमोशन। प्रमोशन में भी वही सीनियरिटी लिस्ट आपको डिसाइड करती है। तो ये काफी इंपोर्टेंट चीजें थी जो रैंक के रिलेटेड। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग अभी तक जैसे सीपीडब्ल्यूडी की बातें कर रहे हैं, बट सारी जितनी भी डिपार्टमेंट है एसएससी जेईई में, आप सिर्फ अगर सिंगल एग्जाम अगर होता है, एमईएस का अलग से एग्जाम होता है, तो आप लोग कंपेयर नहीं कर पाते कि सारी जॉब्स कैसी हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स काफी अच्छे हैं, एमईएस हो, बीआर हो, सीडब्ल्यूसी हो, सीडब्ल्यूपीआरएस हो, एनटीआर हो, सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, किसी का कंपैरिजन एक दूसरे से नहीं बनता है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ कम है। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, क्या क्या करता है। बहुत लोग अब मान किसी को मन है लद्दाख वाले एरिया में रहने का, हिमाचल प्रदेश में रहने का, तो बिहार वो ऑप्ट कर सकता है, वो उधर ही रहना है आपको। जहां हम लोग घूमने जाना चाहते हैं कि हम लोग वीकेंड में जाए, आपकी पोस्टिंग वहां होगी और अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ऐसी है कि सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब जिसमें रैंक 1 है तो भी ऐसा नहीं कि आपको मन के एमईएस में क्यों नहीं जाएंगे, बहुत लोग ऑप्ट करते हैं, टॉप रैंकर्स भी, ऐसा नहीं इस बार भी देखा किया है एग्जाम में एमईएस। बिहार से अक्सर लोग आते हैं बट एमईएस जाते हैं लोग। सीडब्ल्यूसी भी काफी अच्छी डिपार्टमेंट है मैकेनिकल और सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए सीट नहीं होती उसमें। देखिए ओवरऑल चीज़ें को छोड़िए, जो थियोरेटिकल मैं बताना चाहूँगा बात ये, जब तक एज ए स्टूडेंट हम लोग रहते हैं, हमारे लिए जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो सभी बेस्ट हैं। जब तक ये चीज़ें उनके लिए हैं जो 2-3 एग्जाम जिनके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है। काफ़ी सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कमेंट में आके, तो टेलीग्राम पे ये बेस्ट है ये वो बेस्ट है। अरे भाई आप सिलेक्शन होके आ जाइए, उसके बाद बेस्ट डिसाइड करें। अगर हकीकत बात है, मैं अभी बैठ के अगर इस पे बात कर रहा हूँ कि ये बेस्ट है या वो बेस्ट है, तो ये मुझे मतलब शोभा देता है। लेकिन जो बच्चे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो भी हो, पीएसयू के एग्जाम हो, कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जाम हो या गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम हो, आपके लिए हर किसी को उतना ही सीरियस लेना है, ताकि जब आप डिपार्टमेंट में आ जाए तो फिर आप ऑटोमेटिक चीज़ों को इतनी मेच्योरिटी से समझ लेंगे कि आप इस तरह की बातें ना करेंगे कौन खराब है, सब अपने आप में बेहतर है, सबके कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ खराबी है, चीज़ों का आप कैसे एडजस्ट करते हैं वो चीज़ें हैं। तो ये सेशन आप लोग को पता नहीं कैसा लगा, जैसा भी लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि जाते जाते श्याम जी कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ बता जाएं, और लास्ट में मैं भी 2-3 मिनट में आप लोग को समराइज करूंगा कि बहरहाल जो बच्चे आने वाले हैं, मैं लास्ट में फिर से कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये गोल्डन पीरियड है आपके लाइफ का, क्योंकि एसएससी जेईई डिप्लोमा लेवल के एग्जाम्स हैं, हायर एजुकेशन एलिजिबल है, बट डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में आफ्टर 10th भी काफी बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। आपने भी काफी बच्चों को इंटरव्यू लिया होगा जो 21 साल 22 साल में डिपार्टमेंट मैं भी जहाँ हूँ यहाँ पे 3 बंदे डिप्लोमा के हैं और मैं अकेला बीटेक का हूँ। तो यहाँ बहुत कम उम्र के भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग में से भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिन वीडियोस को देख रहे हैं, या आप लोग अगर शेयर करेंगे तो ज्यादा तक पहुंचेगा, तो वो अगर कम उम्र में या जल्दी डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे तो उनकी लाइफ साइकिल भी काफी अच्छी लंबी हो जाती है। 38 ईयर 35 ईयर्स की सर्विस में रहते हैं, ऐसे तक जा सकते हैं, मतलब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक पहुंच सकते हैं, जो कि काफी मतलब ग्रुप ए ऑफिसर का भी काफी लेवल, हाई लेवल 13 लेवल 14 के वो पोस्ट हैं और काफी सारी फैसिलिटीज भी मिलती है। तो आप मतलब अगर मैं बोलूँ 2 से 3 मिनट में सामने वाले को क्या कहना चाहेंगे कि उनके एग्जाम के लिए अपने आप को वो काफी मोटिवेटेड एनर्जेटिक फील करें? सबसे पहले जैसे हम लोग पूरा सेशन सीपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग हुआ है, तो मैं ये बता दूं कि यहाँ आने के बाद आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। बाकी इससे पहले आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और जो आप कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाइए, और जहां जहां गलती हो रही है उस पर फोकस ज्यादा कीजिए। टेस्ट आप लोग देते हैं, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, बहुत कम भी देने की जरूरत नहीं, बट जो भी देते हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जहां गलती हो रही है उस पोर्शन को थॉरली पढ़ने की कोशिश करें, और साथ ही साथ कोशिश करें कि जितनी भी वीडियोस आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग लगता है कि यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप भगा दीजिए। हाँ
बिल्कुल जरूरी नहीं है वो वीडियो हाँ। हमारा हो, किसी और का भी, क्योंकि आप जिस फेज में हैं आपके लिए टाइम का सही यूज करना भी बहुत ये है। हम लोग कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर्स नहीं है जो हमारा मकसद इस यूट्यूब से पैसे कमाने हैं। हमारा मकसद पैसे है आते भी नहीं है। पैसे आते भी नहीं है जो भी बात है। हमारा मकसद है कि हो सकता है मैं ना ही कुछ बहुत स्पेशल हूँ ना श्याम जी, हो सकता है कि हाँ मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर इस सफर में दो चीज़ों का अगर मैं दो पैसे के बराबर कुछ एक्सपीरियंस गेन कर पाया हूँ, तो मैं अगर वो शेयर कर सकता हूँ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मैं जरूर करूँ। खुदा ना खास्ते अगर 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में अगर एक बच्चा भी ये बात बोल दे कि सर आपसे ये सर सुन के या आपसे जान के कुछ मेरे में चेंजिंग आई, तो अपने आप में ये काफी प्राउड की बात है। इतनी कम उम्र में अगर ये कर पाए, बस हमारा मोटो यही रहता है कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़े रहते हैं। ओवरऑल उम्मीद करेंगे आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो, और अपने मोटिवेशन के लिए जिन भी सोर्स का आप सहायता लेना चाहते हैं बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहते रहिए, तैयारी करते रहिए। किसी भी तरह की तैयारी से रिलेटेड दिक्कत आती है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल द कॉन्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द चार्जेबल चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप वहां भी उस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हैं। वहां और ज्यादा कंटेंट और ज्यादा काफी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी इस ग्रुप में है जो आपके हर डाउट्स का तुरंत रिप्लाई भी करते हैं, तो आप लोग दोनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। होप सो आपको सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा, और आपका जो भी ओपिनियन है सेशन कैसा लगा, अगर आप इस तरह के और सेशन चाहते हैं तो वीडियोस की कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और फिर यही कहना चाहूंगा कि सच में ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड का मोमेंट था कि जिसके साथ मैंने फर्स्ट इंटरव्यू पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिया था और आज मैं उसका इंटरव्यू लेने में सफल हो पाया अभी तक। तो ये मेरे साथ धोखा हुआ है। खैर कभी कभी धोखे अच्छे होते हैं, ये प्यार के धोखे नहीं है, अच्छी चीजों के धोखे हैं, तो धोखा खाना काफी जरूरी। हमने कमों पे सारी सवाल तो पूछ ही लिए हैं, और अगर आप लोग को किसी तरह की तैयारी में दिक्कत होगी तो आप लोग यही पेपर इन्होंने तैयार करके रखा है, अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा होता है। पेपर तैयार करने का रीजन बस इतना था कि कम समय में टू द पॉइंट हम बात कर पाए, फालतू बातें करने उतना ना जाए, टू द पॉइंट जो कि सामने वालों के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि अभी एग्जाम का फेज चल रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगा बहुत ज्यादा समय आप लोग का लगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों से, फिर हम लोग साथ में ही किसी न किसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। अभी तो फिलहाल हम दिल्ली में ही पोस्टेड है, एक ही जगह पोस्टेड है, तो काफी अच्छा लग रहा है हम लोग को भी। उम्मीद करेंगे जब आप लोग आएंगे तो हमारा सर्कल और बड़ा होगा, हमारा ग्रुप और बड़ा होगा, तो हमें और अच्छा लगेगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।